करते हैं आप सभी ठीक ही होंगे। तो जैसे कि प्रीवियस जो हमारा वीडियो था बेटा, उसमें हम चार्जेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। टाइप ऑफ चार्जेज हमने पढ़ा था। तो वीडियो तो और पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण थोड़ा वीडियो आने में विलंब हुआ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज हम उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि कल हमने लाल सीखा था, पिछली वीडियो में क्या सीखा था कि चार्जेज के बीच फोर्स लगते हैं। चार्जेज के बीच फोर्स लगते हैं, कैसे कैसे फोर्स लगते हैं लाल? अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है। जब सेम लाइक चार्जेज होंगे, यानी जब चार्जेज की पोलरिटी सेम होगी, उस समय जो उनके बीच फोर्स लगता है वो रिपल्सिव फोर्स होता है, यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज को धक्का देता है। और जब अनलाइक पेयर ऑफ चार्जेज होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। आप ये कहिए कि गले लगाने का प्रयास करता है। अब आज इस पे हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स तो लगता है, लेकिन कितना फोर्स लगता है, क्योंकि फिजिक्स में जिन चीजों को हम मेजर नहीं कर पाते उनके लिए कोई स्थान नहीं है। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड लगता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में कूलाम लॉ के द्वारा यहाँ बताया गया है। तो लाल आज हम पढ़ेंगे कूलाम लॉ। क्या पढ़ेंगे लाल? कूलाम लॉ। तो जैसा कि हमने कहा कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मेजरमेंट बताता है, यानी उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है कूलाम लॉ। अब जैसे हमने माना कि लाल दो चार्ज है अपने, एक चार्ज है Q1 और यहीं से r डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज है Q2। क्लियर? r डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज क्या है? Q2। अब कूलाम जी ने बताया कि इनके बीच चाहे अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव जो भी फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी ये दो चार्ज जो हैं इनके मल्टीपल प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनके बीच जो सेपरेशन है, यानी जितनी दूरी पे ये रखे गए हैं उस सेपरेशन के, उस दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? तो लाल अगर इसको थ्योरेटिकली आप लिखना चाह रहे हो तो बेटा नोट कर लीजिए। कूलाम लॉ क्या कहता है? कूलाम लॉ स्टेट्स दैट द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेज। कूलाम लॉ स्टेट्स दैट the attractive or repulsive forces between two charges is directly proportional to the multiple product of charges and inversely proportional to the square of separation between them। तो यानी इनका पहला कॉन्सेप्ट या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, यानी Q1 उसके बाद Q2। क्लियर? और दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो इनका सेपरेशन होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 1/r² हमने कर दिया लाल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन आपका सेकंड। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को जब हम लाल ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे, आ जाएगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। आप बहुत पहले से जानते होंगे कि जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ जो कांस्टेंट यूज होता है लाल वो होता है या इक्वल दैट के Q1 Q2 अपॉन r²। यही जो फार्मूला आपके सामने दिख रहा है, यही बेटा दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें प्रोवाइड करता है, या आप कह सकते हैं मैथमेटिकल वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन। तो ग्रेविटेशन को छोड़ के लगभग 90% जितने भी प्रकार के आपको फोर्सेज पूरे फिजिक्स में मिलेंगे, जितने भी प्रकार के आपको फोर्स पूरे फिजिक्स में मिलेंगे, सबकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्लियर? तो लाल एक चीज याद रखना कि ये बहुत सीधा सा लॉजिक है। जैसे अगर मेरे दादा दुबे थे, मेरे दादा परिवार में बड़े सबसे रहे होंगे, मेरे दादा दुबे तो मेरे पापा दुबे,
मैं डूबे तो मेरे आने वाले जितने भी होंगे कल्लू लल्लू गोलू मोलू खटोली सब डूबे ही तो होंगे। तो फोर्स क्या है? फोर्स इस जितने भी प्रकार के फोर्स लगने वाले हैं आपके पूरे फिजिक्स में जितने भी प्रकार के फोर्स हैं सबका क्या है? सबका क्या है? यानी सबका ये आप कह सकते हैं कि सबका जो है एज अ पेरेंट्स है, उसी से सारे फोर्स का क्या हुआ? जनरेशन हुआ है। जब उसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है तो उनके आने वाले जितने भी प्रकार के फोर्सेज होंगे सबकी एसआई यूनिट न्यूटन ही होगी। अब थोड़ा लाल इस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो के है इसको बेटा कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी ये क्या है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर? और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है k इक्वल दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैथमेटिकल जो वैल्यू होती है तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये एसआई यूनिट इसकी होती है। तो एसआई यूनिट ये कैसे आती है इसका डिस्कशन अभी हम थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। अब यहाँ एक और नया शब्द मिल गया, एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो लाल एप्सिलॉन नॉट है एप्सिलॉन नॉट ये होती है लाल परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी ये बताता है कि जैसे देखो अब अभी जो ये दो अपने चार्जेज हैं इनके बीच में कोई मीडियम हमने नहीं रखा है, तो इसकी जो परमिटिविटी होगी वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगी। अगर बीच में कुछ इसमें इंसर्ट कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगी। तो और इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है लाल होती है 8.85 × 10⁻⁻²। क्लियर? और इसकी एसआई यूनिट जो होती है कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो लाल आप ध्यान रखिएगा कि क्या होता है आपका कूलम कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है के की वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैथमेटिकल वैल्यू जो आती है वो 9 × 10⁹ आती है। और एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहीं से आप ध्यान दीजिए एक फार्मूला आपको अगर यहाँ पे के की वैल्यू पुटअप करें तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो एक चाहे आप ये भी फार्मूला होता है और ये भी फोर्स का ही फार्मूला है। कहीं कहीं आपको के लिखा मिलेगा, कहीं वही के की वैल्यू पुटअप कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए अब हम बात करेंगे कि एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के, यानी जो हमारा कांस्टेंट आया था उसकी एसआई यूनिट एंड डायमेंशन की हम बात करेंगे। एक चीज लाल यहाँ ध्यान रखना कि जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन और रिपल्शन का लगता है, तो इसीलिए क्योंकि अगर अट्रैक्शन तब होगा जब एक चार्ज पहला चार्ज पॉजिटिव होगा दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा, या पहला चार्ज नेगेटिव होगा दूसरा चार्ज पॉजिटिव होगा। यानी लाइक चार्जेस के बीच हमेशा रिपल्शन और अनलाइक चार्जेस के बीच हमेशा अट्रैक्शन। क्लियर? तो वहां पे जो पोलैरिटी होती है चार्जेस की प्लस माइनस, कूलॉम लॉ में हम उसको लेके नहीं चलते, इसलिए हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। और जब मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो पोलैरिटी क्या हो जाती है? नेगलेक्ट हो जाती है, यानी पोलैरिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब यहाँ पे हम बात करें, अभी हमने बताया आपको कि K इक्वल दैट कूलॉम कांस्टेंट K इक्वल दैट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर? अब सॉरी पहले हम निकालेंगे बेटा एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कूलॉम कांस्टेंट भी पहले निकाल लेते हैं। तो लाल आप पढ़े थे कि F इक्वल जो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। क्लियर? या इसी को हम लिख सकते हैं F इक्वल K Q1 Q2/r²। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 इक्वल F r²।
अब लाल अगर के का हमें निकालना है एसआई यूनिट और डायमेंशन, ये इधर मल्टीप्लाइड में है, मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन में हो जाएगा, तो यानी एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब यहाँ से हम एसआई यूनिट अगर निकालें, एसआई यूनिट, तो देखो फोर्स की एसआई यूनिट बेटा क्या होती है, न्यूटन, और आर क्या है, रेडियस है, सेपरेशन है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, तो रेडियस का स्क्वायर है इसलिए मीटर का स्क्वायर, और चार्जेस की जो एसआई यूनिट होती है आपको हमने बताया है कूलाम इनटू कूलाम, यानी इक्वल रेट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, यही आगे आपको हमने दिखाया था। क्लियर। अगर इसके डायमेंशन की बात करें, इट्स डायमेंशन, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा, तो पहले देखिए न्यूटन किसकी एसआई यूनिट है, फोर्स की, तो फोर्स की डायमेंशन जो फार्मूला होता है वो होता है mL/10⁻²। इसको आप बहुत पहले से जानते होंगे क्योंकि हम 11 से ही डायमेंशन निकालना बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। और उसके बाद ये मीटर क्या है लाल, मीटर का स्क्वायर, मीटर एक लेंथ है ना, तो मीटर को हम लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं एल से, यानी एल स्क्वायर हो गया अपान, और चार्जेस दोनों चार्ज हैं, ये भी Q1 भी और Q2 भी, तो दोनों की डायमेंशन क्या होती है, 80 होती है बेटा, इसको हमने आपको निकाल करके पहले ही बता चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको ऐड करो, ये पावर 2 और ये पावर 1, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है और डिवाइडेशन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, इसकी क्या हो जाएगी, यानी ml की पावर 3 t की पावर -2 अपान a की पावर 2 और t की पावर 2। तो इसको जब और आगे हम बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा ml की पावर 3 t की पावर -2, ये भी ऊपर जब जाएगा बेटा माइनस साइन लेके जाएगा, और उसके बाद a की पावर -2, तो जो डायमेंशन आ गई लाल वो आ गई ml की पावर 3 t की पावर -4 a की पावर -2। ये डायमेंशन होती है किसकी, कूलाम कांस्टेंट की। क्लियर। कूलाम कांस्टेंट की एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है ml की पावर 3 t की पावर -4 और a की पावर -2। अब हम बात करेंगे लास्ट एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि k इक्वल दैट जो आता है लाल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इस 4 पाई पे थोड़ा गौर करो, तो 4 पाई होती है बेटा, ये क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर की ना तो एसआई यूनिट होती है और ना ही डायमेंशन होती है, तो ये पूरा नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी k इक्वल दैट 1/एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट इक्वल दैट क्या हो जाएगा 1/k। क्लियर। अगर इसकी एसआई यूनिट निकालें, x एसआई यूनिट, तो क्या हो जाएगा, यानी 1/k की एसआई यूनिट, k की एसआई यूनिट हमने क्या निकाला था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम निकाला था। अब जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। अगर डायमेंशन की बात करें, तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे कूलाम का अगर बात करें, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर रहता है लाल, तो अगर यहाँ पे हम बात करें डायमेंशन फार्मूला का, a की पावर 2 t की पावर 2 अपान न्यूटन, और इसका डायमेंशन हो जाएगा ml t की पावर -2 और मीटर का l की पावर 2, यानी ये पूरा सॉल्व करेंगे हो जाएगा a की पावर 2 t की पावर 2 अपान ml की पावर 3 और t की पावर -2, ये ऊपर जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, यानी a की पावर 2 और t की पावर 4, m की पावर -1, l की पावर 3, इसको सिस्टमैटिक अरेंज करेंगे, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर 4 और a की पावर 2, ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा अब एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब कूलाम लॉ की कुछ लिमिटेशन है बेटा, उसको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। जैसे कूलाम लॉ की जो पहली लिमिटेशन है ये है कि जो चार्ज आपके हैं ये स्टैटिक्स होने चाहिए। स्टैटिक्स का मतलब आपको बहुत पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज जो है रेस्ट पे होने चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन जो लाल है
ये है कि चार्ज जो है पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब ऐसे चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, बहुत कम हो। और तीसरी बात ये कि दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन जो है बहुत लार्ज नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा अभी हमने देखा कि जो चार्जेस के बीच फोर्स लगेंगे वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर रेडियस ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा। जब आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस बना देंगे दो चार्जेस के बीच में तो होगा, या जब आप ये समझ लीजिए कि जब दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो उनके बीच लगने वाला फोर्स बहुत ही कम हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि वो ना के बराबर हो जाएगा। इसीलिए उन चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। फिर से समझो, दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। कितने से कम नहीं होनी चाहिए सर? तो बेटा लिख लो कि जो आपके न्यूक्लियस का साइज होता है उससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी कितना? 10 की पावर -15 मीटर से कम चार्जेस के बीच में सेपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम सेपरेशन होगा तो बेटा उनके बीच जो है न्यूक्लियर फोर्सेस लग जाएंगे, न्यूक्लियर फोर्स लग जाएगा और कूलाम लॉ का कोई मतलब नहीं होगा। तो बेटा आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मस्त रहो, व्यस्त रहो, एकदम चमड़िया हो बेटा। ठीक।